वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सब यूपी पीसीएस सी सेट में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को हल करेंगे और इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे ये ज्ञान सर का नंबर दिया है, रुके मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। देखिए ये रहा ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। देखिए हमारे पैड ग्रुप में आपको मिलेगा क्या क्या, आपको यूके पीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, इन सब एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, हर चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। देखिए इसके अलावा अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो @study for civil services सर्च करके जुड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम और विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समांतर माध्य हैं तो सभी 11 प्रेक्षणों का माध्य होगा, मतलब यह है। देखिए ये इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो 10 है, ये 10 जो है ये इवन प्लेस पे आ रहा है ना, और 9 ये ऑड प्लेस पे आ रहा है, मतलब ये मतलब इनके मतलब प्रेक्षणों के समांतर माध्य दिया। देखिए अब यहाँ पे अगर इवन की बात करेंगे ना तो 1 से 11 तक लिखने में इवन आएगा 5 टाइम और 9 जो ऑड आएगा ये आएगा 6 टाइम। देखिए ये 5 टाइम आ रहा है, 10 इसका माध्य, तो ये आपका आंसर यहाँ पे 50 हो जाएगा इसका सम, और 9 6 का 54, ऑड वाले का सम हो जाएगा 54। अब अगर हम टोटल 11 के सम को देखेंगे तो यहाँ पे 104 हो जाएगा, 104, और यहाँ पे इसको 11 से भाग करेंगे तो 11 9 99। जैसे 9 मिला ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया, है ना। अब इसके आगे और देखें, यहाँ 5 बचा होगा, यहाँ पे 11 चौका 44, है ना। देखिए ये ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना। इसके बाद कितना बचा है, 5 बचे, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 बचे 55, ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ये हम लोगों के क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन रहा। चलिए अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए, मतलब देखिए जो आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, इसमें 100% की ग्रोथ हो जाती है ना, 100% की ग्रोथ हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए यहाँ पे 1/3 ये फिक्स है तो इससे कोई मतलब नहीं, है ना। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो है ना, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर था और यहाँ पे एच था, इसका मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, आयतन बनेगा। पाई आर स्क्वायर पहले 1 था, है ना, बाद में इसको बढ़ा करके 2 कर दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसके हाइट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हाइट पहले 1 था, हाइट आज भी कितना 1 है। आप देखेंगे तो पहले जो इसका एरिया आ रहा था, मतलब आयतन आ रहा था 1 आ रहा था, और अभी इसका आयतन कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो कितने % की ग्रोथ हुई है, 100% की ग्रोथ हुई है ना। तो इसमें 100% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। 2 बेलन ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या 3:2 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयां 1:1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो एन का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे 2 बेलन है, मान लीजिएगा एक बेलन है बेलन ए, है ना, ये बेलन ए है, और एक दूसरा बेलन है बेलन बी, है ना, ये बेलन आपका बी है। इनमें इनके अर्धव्यास मतलब आर के बारे में बताइए। इसका आर है 3 और इसका आर है 2, है ना। इसके बाद इनमें हाइट की बात की है, हाइट की बात करेंगे तो इसका हाइट n है और इसका हाइट 1 है ना। इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है कि जो इनका आयतन है, देखिए VA वेलन A का आयतन वेलन B के आयतन के बराबर होगा जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तब, ठीक। अब सेटलमेंट यहाँ पे सब कुछ देख के अब रख लेते हैं हम लोग। देखिए पहले का आयतन रखेंगे पाई आर स्क्वायर मतलब 2 दूना 3 तिरिक का 9, एच का मान हमें नहीं पता है ना, यहाँ पे n रख लेते हैं, बराबर। देखिए पाई आर स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, एच का मान 1 और यहाँ पे 3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये 9 को इधर ट्रांसफर कर देना तो यहाँ पे 12/9, 12/9 का मतलब 3 से काट लेंगे तो 4/3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है सॉरी फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये है, यदि बेलन की
त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई में कितने मतलब ऊंचाई कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। देखिए बेलन की बात करेंगे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है ना, त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जा रहा है। मतलब जो आर है, आर में 25% का ग्रोथ, 25% का मतलब 1/4, पहले 4 था, 4 में 1 ग्रोथ करके अब कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके ऊंचाई को कितना कम किया जाए जिससे आयतन अपरिवर्तित रहे। बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पहले मान लीजिए आर की बात करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एच की बात करते हैं। देखिए पहले आर आपका 4 था, है ना, अभी आपने इसको क्या कर दिया, 5 कर दिया, है ना। एच की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता है, आयतन अपरिवर्तित है मतलब आयतन को नहीं बदलना चाहिए। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये देखिए 5 बचे 25 को हम इधर ला लेते हैं और 4 चौका 16 को इधर ला लेते हैं। अच्छा ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि जब भी आर स्क्वायर एच का मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे इसका जो फाइनल वैल्यू में ये परिवर्तित हो। देखिए पहले ऊंचाई 25 था, अब घटा करके आपने 16 कर दिया, 25 से 16 9 कम किया गया, 25 में से किया गया, है ना। इसके बाद परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार में कट जाएगा, 9 चौका 36, 36 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 36%, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों तो संख्या के अंकों का योग होगा। देखिए वर्गमूल घनमूल दोनों बोला है तो हम लोग यहाँ पे पहले वर्गमूल को उठाते, सॉरी पहले घनमूल को उठाते हैं। मान लीजिए 9 से शुरुआत करते हैं तो 9 का घनमूल 729, है ना, 729 हो गया, है ना। अब देखिए अब ये इतना मिल गया, है ना। अब देखेंगे तो अब ये 9 के सेटलमेंट में है ना, और 9 सॉरी फ्रेंड्स, देखिए ये 9 का क्यूब है ना, और बाकी इसी संख्या को स्क्वायर के फॉर्मेट में देखना है तो ये आपको 27 का स्क्वायर दिख जाएगा, है ना। देखिए ये आपने अब क्या क्वेश्चन में बोला गया कि वर्गमूल और घनमूल दोनों प्राकृतिक संख्या के समुच्चय मिल जाए। देखिए आपने 729 को देखा तो ये 9 का क्यूब है और ये 27 का स्क्वायर है ना। इसके अतिरिक्त आप और भी आगे चेक कर सकते हो तो शायद ऐसा ना मिले, है ना। देखिए तो चेक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर 9 के बाद हम 8 की बात करेंगे 512, है ना, ये 8 का क्यूब है लेकिन इसके नीचे आप देखेंगे 512 वर्गमूल नहीं बनेगा, है ना। इसके तो इस तरीके से आप आगे चेक कर सकते हैं ना, 7 का 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 729 दिख रहा है, 729 का मतलब हो जाएगा 7 2 9 9 2 और 9 और 9 18। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये है, यदि दो संख्याओं का HCF 25 है तथा उनके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 14 और 15 हैं तो संख्याओं का योग होगा। देखिए जब कभी भी HCF दिया रहे, है ना, और इसके बाद संख्याओं का अनुपात दिया रहे, गुणनखंड दिया रहे, तो HCF क्या होता है, HCF से उनमें मल्टीप्लाई कराने पे आपको नंबर मिलता है। देखिए यहाँ पे 14 और 15 इस अनुपात में क्या है, संख्या है ना। HCF 25 है, 25 यहाँ पे कॉमन है दोनों में, है ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिएगा, इनको जोड़ेंगे योगफल 29 हो जाएगा, 29 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना होता है तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट याद रखिएगा, 25 से मल्टीप्लाई न करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेना और 4 से भाग कर लेना। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान होता है, बस 2 जीरो चिपकाना है आपको, ये 2900 हो जाएगा, 2900 में 4 से भाग करेंगे, देखिए 4 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 100 बचेगा 25, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 725, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6, 36 और 63 के समरूप है। देखिए 6, 36 और 63 का रिलेशन देखते हैं। देखिए 6, 36 और 63 आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए 6 का स्क्वायर है ना, या फिर आप समझ सकते हैं कि जो नंबर यहाँ पे उतने ही गुना लिया गया है ना, मतलब गुणे 6 है, 36 आ गया, है ना। दोनों में से आप किसी के साथ जा सकते हैं, चाहे स्क्वायर के साथ जा सकते हैं चाहे इसके साथ जा सकते हैं। फिर इसके बाद जो आंसर है ना इसको रिवर्स कर दिया गया, मतलब उल्टा लिख दिया गया। तो ऐसा देख लेते, देखिए 8 का यहाँ पे 8 28 64 बात तो सही है, लेकिन देखिए 64 को ना रिवर्स किया गया 46, मतलब ये ऑप्शन अभी होल्ड करते हैं और आगे बढ़ते। देखिए 7 से 49 लेकिन ये कैंसिल हो गया, है ना, ये 94 बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये ऑप्शन पहले में ही क्लियर हो गया था कि सही है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि और ऑप्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं तो मैंने पूरा चेक कर लिया, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बीजगणित का क्वेश्चन दिख रहा है, यदि दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, ये देखिए ये आपका पूरा एलसीएम है और यहाँ पे ये एचसीएफ है, और उनमें से एक बहुपद ये है तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना।
देखो सीधी सी बात है, आपको पता है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फार्मूला होता है ना। एलसीएम जो दिया है रख लेते हैं, एलसीएम दिया है x+1 है ना। अगला जो देखिए ये फैक्टर है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट फैक्टराइज करके लिखते हैं। देखिए x² प्लस 6x और प्लस 8 को जब आप तोड़ेंगे ना तो आपको ये टूटेगा x+4 एक कोष्ठक में और x+2 दूसरे कोष्ठक में। ये कैसे पता चला, देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 को तोड़ना है, 6 टूटेगा 4 और 2 में, 4 दूना 8, 4 और 2 6, ठीक है, यहाँ से पता चल गया। देखिए एलसीएम हो गया, HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है x+1, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह स्पेस की दिक्कत है, बराबर। देखिए फर्स्ट नंबर की बात की, देखो फर्स्ट नंबर ये दिया, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे, 5 को तोड़ना है 4 में, देखिए 4 1 का 4, 4 और 1 5, तो आप लिख लेंगे x+4 एक कोष्ठक में और x+1 दूसरे कोष्ठक में, ठीक, एक नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर हमको नहीं पता है तो दूसरा नंबर मान लेते। देखिए x+4 से x+4 कैंसिल आउट हो गया, x+1 से x+1 कट गया। अब आंसर आपका दिख रहा है, दूसरा नंबर है x+1 एक कोष्ठक में और x+2 दूसरे कोष्ठक में। अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, x² 2 और फिर 2x और प्लस में x और प्लस 2, आपका आंसर हो जाएगा x² प्लस 3x और प्लस 2, है ना। तो आपका आंसर देखिए x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, x² प्लस 3x प्लस 2, है ना, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें गलती से 2 ऑप्शन सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका ये आएगा, आपको अपने आंसर से मतलब रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये, एक फल विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए सॉरी, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहे कि आपको बेचने पर लाभ होता है या फिर, हाँ ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से बनेगा, या तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा, या तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा। देखिए चाहे जो भी हो, आपको पता है यहाँ पे लाभ परसेंट का फार्मूला, देखिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपन CP और इंटू में 100, है ना, ये फार्मूला होता है। देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है, तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देखिए 30 कलम उसने बेचा है ना, विक्रय मूल्य का सेटलमेंट दिया, मतलब क्रय मूल्य की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 बेचा है ना, 10 का लाभ हुआ है तो माइनस कर देंगे तो 20 हो जाएगा इसका CP, मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना, इंटू 100, ये कट जाएगा 2 बार में, आंसर आ जाएगा 50%, है ना। इसका सॉल्ट कट मैं आपको अभी आगे के वीडियो में बता दूंगा, या शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 कुत्ते 7 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आपस में अधिकतम दूरी पर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का व्यास दे रखा है 7 मीटर, तो त्रिज्या आप निकाल सकते हैं 7/2 होगा। 2 कुत्ते हैं ना, देखिए ये कहीं से भी दौड़ना शुरू करे, ठीक है, यहाँ से दौड़ना शुरू करे, कहीं से भी दौड़ना शुरू करे, ये अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर तब होंगे जब ये दोनों अपने व्यास के अलग अलग छोर पर होंगे, है ना। व्यास मतलब जो इनका ये बीच वाला लाइन है ये, है ना, मतलब एक इस छोर पे होगा D1, मैं यहाँ मान लेता हूँ dog1 और दूसरे को मान लेता हूँ D2 dog2, है ना, यहाँ पर होंगे तभी ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ तक आने के लिए ना, ये कुत्ते चाहे जहाँ से शुरू करें, मैक्सिमम डिस्टेंस आने के लिए इनको ये दूरी कवर करना पड़ेगा, ये, है ना। तो ये दूरी क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये अर्ध परिधि है या अर्ध परिमाप आप समझ लीजिए, है ना। इसको कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 2πr/2 मतलब πr। जो डॉग से ये डिस्टेंस कवर करेंगे πr, पाई का मतलब 22/7, है ना। आर की बात करेंगे 7/2, है ना, 7 से 7 कटेगा, यहाँ पे 11, मतलब जो डॉग से वो 11 मीटर की डिस्टेंस तय करेंगे, तो आपको डिस्टेंस मिल गया 11, है ना। अब यहाँ पे देखिए स्पीड दिया है, ये 2.5 है, ये 3 है, दोनों को देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको रिलेटिव स्पीड से पता होगा जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है उनको सम करते हैं और सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस करते हैं। तो अपोजिट तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5.5 और ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो आपका जो टाइम आ जाएगा ये 2 सेकंड आ जाएगा। 2 सेकंड में डॉग्स जो होंगे वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि X आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए X आदमी है, ठीक है, 40 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 40x, ठीक। इसके बाद अगले स्टेटस में क्या बोला है, बोला देखिए ये काम है, अब काम हमेशा बराबर होगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि 5 अतिरिक्त आदमी लगाए जाए, मतलब X आदमी थे, अब की बार ना 5 और जोड़ दिया गया, x+5 कर दिया गया, तो 10 दिनों की बचत होती है। मतलब पहले 40 दिन लग रहा था, अब कितने दिन लगेंगे, अब 30 दिन लगेंगे, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 40x
बराबर 30x और प्लस 150। 30x इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 10x बराबर 150, x बराबर 15। मतलब जो ये x आ गया, x की वैल्यू 15 आ गई है ना। x चाहे आप यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का मान यहाँ रखेंगे, 15 चौका 60, मतलब 600 टोटल वर्क है ना। अब कितने आदमियों से कराना है ना, इसे 30 आदमी से कराना है, तो 30 आदमी से कराएंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा एक दिन में, मतलब ये 20 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन ये है, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 5 है एवं उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 40 और 2400 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा आपको क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा है ना, जैसे देखिए 3, 4 और 5 है ना, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, अगर आप यहाँ पे इसका एचसीएफ सॉल्व करते हैं, देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1 है ना। एचसीएफ की वैल्यू 1 आ रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एचसीएफ का मान कितना दिया है, एचसीएफ का मान दिया 40, मतलब 1 यूनिट जो हो जाएगा ना, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 40। अब यहाँ पे आप तीनों संख्या निकाल सकते हैं, 40 है 120 है ना, 40 चौका 160 और 40 पंचे 200। आपसे जो पूछे आप वो कर लेंगे है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछा तो आप 200 आंसर टिक कर लेंगे, अगर सबसे छोटी पूछता तो आप 120 लिखते है ना। कई बार क्या होता है ना, आपसे डिफरेंस पूछ लेता है, एवरेज पूछ लेता है, तो ये सब भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये रही हमारी आज की क्लास, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए वीडियो, कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए लॉजिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।